आज हम शुरू कर रहे हैं आपका तीसरा अध्याय परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर को बच्चों हम दो भाग के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा आज पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 और आएगा। इस तरह हम दो क्लास में इस चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या को पहले समझेंगे। उसके बाद बच्चों हम इसके पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु एवं अणु के बारे में कि परमाणु और अणु क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है और उन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले बात करें परमाणु की, तो परमाणु की जो साधारण परिभाषा है, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी पदार्थ का जो अविभाज्य का मतलब है जिसका विभाजन संभव नहीं है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण यानी कि सबसे छोटे कण को ही क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। बच्चों पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को बच्चों हम द्रव्य भी कहते हैं और क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बच्चों हम मैटर कहते हैं। और पदार्थ की परिभाषा बच्चों हमने चैप्टर 1 के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ी थी। पदार्थ क्या है, वह कोई भी चीज जिसका क्या होता है, कुछ न कुछ द्रव्यमान यानी मास होता है और पदार्थ कुछ न कुछ क्या करता है, जगह घेरता है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ न कुछ जगह घेरती है, ऐसी चीजों को बच्चों हम पदार्थ कहते हैं। और जब बच्चों हम पदार्थ को तोड़ते जाते हैं तो सबसे अंत की जो अवस्था है जिसके आगे और उस पदार्थ को नहीं तोड़ा जा सकता, तो पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित यानी टुकड़ों के अंदर नहीं तोड़ा जा सकता, उस सूक्ष्मतम कण को बच्चों क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अणु, तो पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। बच्चों जो परमाणु है वो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। बच्चों परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन जो अणु है वो पदार्थ का एक कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में अकेला भाग नहीं ले सकता। जबकि जो परमाणु है बच्चों वो आपकी रासायनिक अभिक्रिया में अकेला भाग ले सकता है। ये दोनों के अंदर बच्चों अंतर हो गया, ठीक है। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उस अविभाजित सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में अकेला भाग ले सकता है। वही बच्चों बात करें अणु की, तो पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन अकेला रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अणु, ठीक है। अगला पॉइंट है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे वो थे बच्चों महर्षि कणाद। कौन थे, महर्षि कणाद वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। तो बच्चों ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, तो बच्चों महर्षि कणाद ने दी थी। यदि पूछे वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी थी, तो वो बच्चों दी थी जॉन डाल्टन ने। किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से परमाणु के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन केवल प्रश्न इतना पूछे कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी, तो वो उसका जवाब होगा बच्चों महर्षि कणाद। क्या होगा, महर्षि कणाद। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि परमाणु और अणु क्या होते हैं और दोनों के अंदर अंतर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रासायनिक संयोजन के नियम की। तो बच्चों वैज्ञानिक लवाइजिए और प्राउस्ट, ये आपको दो नाम अच्छे से याद रखने हैं। एक नाम है लवाइजिए और दूसरा नाम है बच्चों प्राउस्ट। इनके अनुसार किन्हीं दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन दोनों वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जब दो या उससे अधिक पदार्थों के बीच में कोई रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस होती है
तो वो कुछ सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स पर आधारित होती है। और इन सिद्धांतों को बच्चों इन्होंने कहा रासायनिक संयोजन के नियम। क्या कहा? इन सिद्धांतों को उन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम कहा। तो बच्चों रासायनिक संयोजन के इनके द्वारा कितने नियम दिए गए? तो बच्चों रासायनिक संयोजन के इन दोनों वैज्ञानिक के द्वारा रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए गए। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम था बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम था बच्चों वो था आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। दोनों जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए? वैज्ञानिक लवाइजिए और प्राउस्ट के द्वारा इन दोनों नियमों का प्रतिपादन किया गया था। अब बच्चों हम बारी बारी से एक एक नियम का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि बच्चों जो द्रव्यमान है वो सदैव और सदैव रासायनिक अभिक्रिया में कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। कैसा रहता है? संरक्षित रहता है, यानी कि नियत रहता है। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया के जरिए द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश, यानी कि उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर बच्चों में दूसरे शब्दों में इसे समझाऊं तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो अभिक्रिया के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। जैसे एक सिंपल उदाहरण के जरिए मैं समझाऊं, जैसे A + B, ये क्या है बच्चों? 2 अभिकारक है और इनके मिलने से एक उत्पाद बना है AB। समझ लीजिए A का वजन यानी द्रव्यमान था 5 किलो और B का वजन द्रव्यमान था 5 किलो। तो अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान कितना था? 10 किलो। तो अभिक्रिया के बाद जो ये AB उत्पाद बन रहा है इसका द्रव्यमान भी कितना होगा? 10 किलो। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले था उतना का उतना द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी रहेगा। द्रव्यमान में कमी या वृद्धि कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1, और इनके मिलने से बच्चों क्या बन रहा है? जल है, जो कि आपका एक यौगिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है बच्चों? ये आपके अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। और H2O जो जल है आपका वो बच्चों क्या है? वो है आपका उत्पाद। क्या है? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया के बाद बनने वाला जो नया पदार्थ होता है बच्चों वो कहलाता है उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 जो परमाणु है उनका या 2 अणु है उनका जो द्रव्यमान है वो 2 यूनिट है, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 16 यूनिट। तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2 + 16 अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद भी। तो बच्चों अभिक्रिया से पहले इसका द्रव्यमान कितना था? 18 इकाई, और आपके अभिक्रिया के बाद भी कितना द्रव्यमान है? 18 इकाई। यानी कि अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या है? बराबर है। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है, नियत रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो ये नियम क्या कहता है बच्चों कि किसी भी यौगिक के अंदर जो तत्व हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या होते हैं बच्चों? विद्यमान होते हैं। यानी बच्चों जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं तो वो तत्व जिसके मिलने से यौगिक बनता है, तो वो तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं
तभी क्या होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। ये नियम क्या कहता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से क्या होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए H2O, ये क्या है बच्चों, जल आपका एक यौगिक है। क्या है, जल आपका एक यौगिक है जिसमें दो तत्व हैं, एक आपका हाइड्रोजन है बच्चों और दूसरा आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, दो तत्व है हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का अनुपात है बच्चों, वो कितना है, वो जल के अंदर है 1:8। कितना है, 1:8। अब जल का चाहे एक अणु हो या चाहे 1000 अणु हो, सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है द्रव्यमान का, वो सदैव 1:8 होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा उदाहरण है 9 ग्राम जल। पहले कितना था, 1 ग्राम जल। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना था, 1:8। फिर बच्चों है 9 ग्राम जल, इसमें भी 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम आपकी ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का अनुपात है बच्चों, वो कितना है, 1:8 है। इसी तरह बच्चों अगला उदाहरण है NH3। NH3 का मतलब होता है बच्चों अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। तो इसमें बच्चों दो तत्व है आपका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का जो अनुपात है वो बच्चों कितना है, 14:3। तो इस उदाहरणों से क्या पता चलता है कि जब भी एक यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें जो तत्व हैं वो सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तभी जाकर क्या होता है बच्चों, एक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से ही किसका निर्माण होता है बच्चों, यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो हमने क्या सीखा, अभी हमने सबसे पहले परमाणु और अणु के बारे में जाना और उसके बाद बच्चों हमने रासायनिक संयोजन के दो नियमों के बारे में सीखा। आगे बढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो बच्चों डाल्टन का ये जो सिद्धांत है, डाल्टन का जो ये परमाणु सिद्धांत है, ये रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों पर क्या है, आधारित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बच्चों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है और रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। तो इन्हीं दोनों नियमों पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है। दूसरा बिंदु है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम की और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत क्या की है, व्याख्या की है। यानी डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत या जो नियम है उसकी पालना करता है और साथ ही साथ स्थिर अनुपात के नियम की भी पालना करता है। अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहित यानी जो मुख्य बिंदु है, मुख्य जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो बच्चों बारी बारी से हम उन विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कि सभी द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या है बच्चों, पदार्थ। तो सभी पदार्थ चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, वो किससे मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन सूक्ष्म कणों को डाल्टन ने क्या कहा है बच्चों, परमाणु कहा है। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और इन सूक्ष्म कणों को डाल्टन महाशय ने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया है। अगला बिंदु है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। डाल्टन के अनुसार जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, अविभाज्य, जिनके और ज्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो सबसे छोटे से छोटे कण हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण हैं जिनका रासायनिक अभिक्रिया में न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उनका रासायनिक अभिक्रिया में विनाश किया जा सकता है। अगला है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्या बोल रहा है, किसी दिए गए एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं उन सभी का द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा O3, ये क्या है, ओजोन। तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है बच्चों, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो एक ही तत्व के जो ये 3 परमाणु हैं
इन तीनों परमाणुओं का द्रव्यमान भी बराबर होगा 16 16 16 इकाई। और इनके जो रासायनिक गुण है तीनों के, इन तीनों परमाणुओं के रासायनिक गुण भी कैसे होंगे बच्चों? समान होंगे। ठीक है, अगला बिंदु है बच्चों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग जो तत्व है उनके परमाणुओं के द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा O3 और यहाँ पर मैंने लिखा O2, तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन के जो गुणधर्म है वो क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर मैंने लिखा O2 और दूसरा लिखा मैंने CO2, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन है इनके जो गुण है, जो द्रव्यमान है, वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तत्व के जो अलग अलग परमाणु हैं उनका द्रव्यमान और गुणधर्म समान होते हैं, और जो अलग अलग तत्व के परमाणु और परमाणुओं के जो द्रव्यमान और जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। बच्चों ये क्या कह रहा है कि जब भी किसी एक यौगिक का निर्माण होता है तो उसमें मौजूद जो तत्व हैं वो एक पूर्ण संख्या के अनुपात में, यानी एक निश्चित संख्या के अनुपात में जुड़कर क्या करते हैं? यौगिक बनाते हैं। जो अभी हमने पीछे पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम, कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। अगला बिंदु है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होते हैं बच्चों? निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक के अंदर परमाणुओं की संख्या और उनका जो प्रकार है वो कैसे होते हैं? सदैव और सदैव निश्चित होते हैं। जैसे मैंने कहा यौगिक जल, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो सदैव 2:1 में है, और जो द्रव्यमान है उसका रेशियो क्या है? 1:8 में है। तो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और उनके जो प्रकार हैं वो सदैव और सदैव निश्चित होते हैं, चाहे वो एक अणु या एक यौगिक की बात हो या कई हजारों यौगिक या अणुओं की बात हो। उसमें मौजूद जो तत्व है, जो परमाणु है, उनकी संख्या और उनके प्रकार सदैव और सदैव फिक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ प्रमुख बातें थी जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु कितने बड़े होते हैं, यानी परमाणु के आकार की बच्चों हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परमाणु के आकार के। तो बच्चों परमाणु बहुत ही कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं उससे भी क्या होते हैं? उससे भी बहुत ही छोटे होते हैं। यानी परमाणु का आकार इतना छोटा है जो हमारी कल्पना से भी परे है। यानी जिस वस्तु के बारे में, जिस छोटी से छोटी वस्तु के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं, उससे भी परमाणु का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर के अंदर परमाणु की त्रिज्या को मापा जाता है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु की त्रिज्या को मापने का मात्रक या इकाई क्या है। तो बच्चों परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है। अब बच्चों एक नैनोमीटर का जो माप है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो एक मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है एक नैनोमीटर का मान किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर एक नैनोमीटर का मान होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ परमाणुओं का सापेक्ष आकार, और यहाँ पर जो परमाणुओं की त्रिज्या दी गई है वो बच्चों मीटर के अंदर दी गई है। जैसे बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। फिर बात करें जल के अणु की, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर। फिर बच्चों हीमोग्लोबिन अणु की, तो 10⁻8 मीटर। फिर बच्चों रेत के सामान्य कण की 10⁻4 मीटर। फिर छिट्टी की 10⁻2 मीटर। तरबूज की 10⁻1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये विभिन्न परमाणुओं के सापेक्ष आकार के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। यानी विभिन्न परमाणुओं की जो त्रिज्या है उसको मीटर के अंदर दर्शाया गया है। तो इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि परमाणु का आकार बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसमें से कुछ प्रमुख है, जैसे कि आपको हाइड्रोजन का याद रखना है, जल के अणु का याद रखना है,
इसके अलावा हीमोग्लोबिन अणु का आप याद रख सकते हैं। ये कुछ प्रमुख है जो परीक्षा के अंदर कभी कभार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है? यानी कि आज हम जो परमाणुओं को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक प्रतीक यूज कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये नामकरण की पद्धति कहां से आई, इन चीजों के बारे में हम आगे समझेंगे। तो बच्चों, डाल्टन वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया। यानी डाल्टन वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के लिए प्रतीकों का सुझाव दिया, जिन्होंने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया? प्रतीकों का उपयोग किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर क्या करता था? संकेत करता था। अर्थात ये जो प्रतीक जो डाल्टन के द्वारा दिए गए थे वो तत्वों के एक परमाणु को क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे। यहाँ पर आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें डाल्टन के द्वारा अलग अलग तत्वों के लिए प्रतीक को सुझावित किया गया था। तो ये आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं, परीक्षा में कभी कभार पूछा जाता है। सबसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि तत्वों के प्रतीक की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी या सर्वप्रथम सुझावित किसने किया? तो वो किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ये वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के लिए प्रतीकों का उपयोग किया था। उसके बाद वैज्ञानिक आए बर्जीलियस। कौन से वैज्ञानिक आए? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते थे। यानी बर्जीलियस ने क्या किया? बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों के लिए जो तत्वों का नाम था उसके ही एक या दो लेटर को मिलाकर उनके क्या बनाए? कुछ प्रतीक बनाए। ठीक है, लेकिन वो भी ज्यादा सक्सेस नहीं हो सका। प्रारंभ में तत्वों के नामों की जो उत्पत्ति है वो कहां से की गई? उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। यानी स्टार्टिंग में जो तत्वों के प्रतीक दिए गए वो उस आधार पर दिए गए कि वो तत्व कहां से प्राप्त हुआ था, उस स्थान के नाम के आधार पर उनके प्रतीक दिए गए। जैसे कॉपर, तो कॉपर का नाम किससे उत्पन्न हुआ? साइप्रस से। इसी तरह कुछ तत्वों के जो नाम है वो उनके विशिष्ट रंगों से लिए गए। जैसे गोल्ड, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। तो ये कुछ प्रतीकों की प्रारंभिक जर्नी थी। सबसे पहले डाल्टन ने कुछ सुझाव दिए, उसके बाद बर्जीलियस ने, उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रतीक दिए गए। लेकिन वर्तमान में हम जो ये प्रतीक यूज कर रहे हैं वो किसके द्वारा दिए गए, उन बातों को अब हम समझते हैं। तो बच्चों, जो हमारी आधुनिक नाम पद्धति है जिसका उपयोग हम आज कर रहे हैं, उस आधुनिक नाम पद्धति का जो विकास किया गया, ये जो पद्धति दी गई वो दी गई आईयूपीएसी संस्था के द्वारा। किसके द्वारा? आईयूपीएसी संस्था के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है और ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक नाम पद्धति किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है आईयूपीएसी संस्था के द्वारा, जो क्या करती है? जो तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है, जो अलग अलग तत्वों के प्रतीकों का क्या करती है? सुझाव देती है, उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है। तो बच्चों, जो आईयूपीएसी संस्था के द्वारा नाम दिए गए हैं वो उन तत्वों के जो प्रतीक हैं वो उस तत्व का जो अंग्रेजी नाम है उसके एक या दो अक्षरों से बने हैं। यानी आईयूपीएसी संस्था के द्वारा तत्व के जो प्रतीक दिए गए हैं वो उस तत्व का जो अंग्रेजी में नाम है उसके एक या दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। और आईयूपीएसी संस्था के द्वारा जो भी प्रतीक दिए गए हैं उनमें तत्व के प्रतीक का जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर सदैव और सदैव कैपिटल है, और जो दूसरा अक्षर है वो सदैव और सदैव कैसा है? वो सदैव और सदैव छोटे अक्षर के अंदर लिखा गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व का अगर आप प्रतीक लिख रहे हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा और दूसरा अक्षर आपका स्मॉल लेटर होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H, एल्यूमिनियम के लिए देखो A कैपिटल है और L आपका स्मॉल है। इसी तरह कोबाल्ट के लिए C आपका कैपिटल है और O आपका स्मॉल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आधुनिक नाम पद्धति आईयूपीएसी संस्था के द्वारा दी गई है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और जो प्रतीक हैं वो प्रतीक उस तत्व के नाम से लिए गए हैं।
जिसमें पहला अक्षर कैपिटल है और दूसरा अक्षर आपका स्मॉल लेटर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर IUPAC संस्था के द्वारा कुछ जो तत्वों के चिन्ह दिए गए हैं उनको हम जानते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के अंदर इनसे प्रश्न भी कभी कभार पूछा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम, तो बच्चों एल्यूमिनियम का प्रतीक है Al। बच्चों दूसरा है ऑर्गन, ऑर्गन का प्रतीक है Ar। फिर बच्चों है बेरियम, बेरियम का प्रतीक है Ba। फिर बच्चों बोरॉन, बोरॉन का कैपिटल B। फिर ब्रोमीन का बच्चों Br। कैल्शियम का बच्चों Ca। कार्बन का बच्चों कैपिटल C। क्लोरीन का बच्चों Cl। कोबाल्ट का बच्चों Co। इसी तरह बच्चों कॉपर का Cu। फ्लोरीन का बच्चों F। गोल्ड या सरवण का Au, ओरम। हाइड्रोजन का H। आयोडीन का I। आयरन का Fe। सीसा का Pb। मैग्नीशियम का Mg। नियॉन का Ne। इसी तरह आगे नाइट्रोजन का N। ऑक्सीजन का O। पोटेशियम का K। सिलिकॉन का Si। चांदी का Ag। सोडियम का Na। सल्फर का S। यूरेनियम का U और जिंक का Zn। तो ये IUPAC के द्वारा स्वीकृत कुछ तत्वों के चिन्ह हैं जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख है जो आपको बार बार आपकी किताब के अंदर देखने को मिलेंगे और इनकी जरूरत भी पड़ेगी। तो ये आपको अच्छे से कुछ प्रतीक याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में, एटॉमिक मास। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है उसी को कहते हैं उसका परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। किसी भी तत्व के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वही कहलाता है उसका परमाणु द्रव्यमान। तो वर्ष 1961 में जो IUPAC संस्था है उसने परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU या U को क्या माना है? परमाणु द्रव्यमान के लिए मापक माना है। ठीक है, 1961 में जो आपकी IUPAC संस्था है उसने परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU या U को क्या माना है? परमाणु के द्रव्यमान का मापक माना है। क्या माना है? परमाणु द्रव्यमान का मापक माना है। ठीक है, अब AMU की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है बच्चों, अब एक परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा क्या है? तो एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि एक AMU का जो मान है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें हिस्से के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र के जरिए भी समझाया हुआ है। देखो बच्चों, आपके सामने क्या है? एक तरबूज है और इसके कितने टुकड़े किए गए हैं? इसको बच्चों 12 टुकड़े किए गए हैं। ठीक है, और ये तरबूज का क्या है? 1/12वां हिस्सा है। तरबूज का कौन सा हिस्सा है? 12वां हिस्सा है। तो जब भी हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जैसे ये क्या है? सेब है, तो हमें क्या करना है? सेब का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम जो मापक इकाई ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? वो ले रहे हैं तरबूज का 12वां हिस्सा। क्या ले रहे हैं? तरबूज का 12वां भाग। तो इस तरबूज के 12वें भाग का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? इन सेब का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं कि इस 1/12वें हिस्से का ये कितने गुना है। इस आधार पर हम सेब का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी को आगे समझाया हुआ है कि एक परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी AMU किसके बराबर है? कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से के बराबर है। तो एक AMU का जो मान है बच्चों वो किसके बराबर है? 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg के बराबर एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक AMU का मान या एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान किसके बराबर होता है? तो आप लिखेंगे 1.66 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है एक AMU। जैसे बच्चों हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो हमने एक भाग में किसको रखा? हाइड्रोजन को रखा, और दूसरे भाग में किसको रखा? कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12 भाग को।
ठीक है, इस आधार पर हमने हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकाला, वो कितना आया, 1 AMU के बराबर आया। इसी तरह हमने नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकाला, तो वो कितना आया, वो आया 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें हिस्से का कितना है, 14 गुना है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 14 परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो यानी कि ये जो परमाणु द्रव्यमान इकाई की एक मापक इकाई है, इस मापक इकाई की मदद से हम किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये हमारे लिए समझ लीजिए क्या है, एक मापक है। जैसे हम दुकान के अंदर कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर अलग अलग माप के बाट होते हैं। जैसे 500 ग्राम का होता है, 250 ग्राम का होता है, 1 केजी का होता है, 2 केजी का होता है। तो ये क्या है, ये मापक की कुछ इकाई है, यूनिट है। तो उसी तरह जब हमें किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हम इकाई के रूप में किसका उपयोग करेंगे, इकाई के रूप में हम कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12 हिस्से का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, जिनकी हमें कई बार जरूरत पड़ती है और परीक्षा के अंदर भी जब कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उनके अंदर इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 इकाई। इसी तरह कार्बन का कितना है, 12 इकाई। नाइट्रोजन का कितना है, 14 इकाई। ऑक्सीजन का 16 इकाई। सोडियम का 23 इकाई। मैग्नीशियम का 24 इकाई। सल्फर का 32 इकाई। क्लोरीन का 35.5 इकाई। ठीक है, कैल्शियम का 40 इकाई। ये कुछ अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपके सामने दिए गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 इकाई, कार्बन का 12 इकाई, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, यानी परमाणु किस प्रकार इस प्रकृति में पाए जाते हैं या अस्तित्व में रहते हैं। तो ज्यादातर तत्वों के जो परमाणु हैं वो बहुत अधिक क्या होते हैं, अभिक्रियाशील क्रियाशील होते हैं। तो ज्यादातर तत्वों के जो परमाणु है वो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कभी भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, यानी वो अकेले स्वतंत्र नहीं रह पाते। लेकिन जो निष्क्रिय गैसें हैं उनके जो परमाणु है वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो निष्क्रिय गैसें होती है इनकी जो बाहरी कक्षा है उस बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं। यानी इनका जो अष्टक है, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है वो क्या होता है, वो अष्टक पूर्ण होता है। और इस वजह से ये किसी भी तत्व के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं। जैसे निष्क्रिय गैसों के उदाहरण हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये क्या है, अक्रिय गैस, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इनके जो परमाणु है वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं को छोड़कर ज्यादातर तत्वों के जो परमाणु हैं या तो वो अणुओं का निर्माण करते हैं या फिर वो आयन के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है कि जो परमाणु हैं वो कैसे होते हैं, आवेशित। तो वो या तो आयन के रूप में आवेशित अवस्था में पाए जाते हैं या फिर वो अणु के रूप में आवेश रहित अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्रकृति के अंदर जो परमाणु हैं या तो वो आयन के रूप में पाए जाते हैं या फिर अणु के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये अणु और जो आयन है ये बहुत अधिक संख्या में पुंजित होकर यानी इकट्ठे होकर क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी ये अणु और जो आयन, जो परमाणु के जो परमाणु है वो या तो अणु या आयन के रूप में पाया जाता है। और जब ये अणु या आयन बहुत अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, पदार्थ का। और उस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ज्यादातर जो तत्व के परमाणु हैं वो ज्यादा क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, लेकिन निष्क्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ज्यादातर निष्क्रिय गैसों के जो परमाणु है उनको छोड़ के जो बाकी तत्व के परमाणु या अणु है, ठीक है, जो परमाणु है वो या तो अणु के रूप में पाए जाते हैं या आयन के रूप में। और जो ये अणु या आयन है ये जो बहुत अधिक संख्या में मिल जाते हैं तो पदार्थ का निर्माण करते हैं। और पदार्थ को हम दे सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अणु।
तो अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणु का। और ये जो परमाणु हैं वो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? कसकर जुड़े होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु अंतरा अणु का आकर्षण बल के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? अणु का। पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, उसे भी हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। अणु की दूसरी परिभाषा क्या होगी? पदार्थ का वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में तो पाया जाता है लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में अकेला भाग नहीं ले सकता, उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम अणु कहते हैं। आगे बात करें, एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं वो परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। यानी अणु के अंदर जो मौजूद परमाणु हैं वो एक ही तत्व के भी हो सकते हैं और अलग अलग तत्व के भी परमाणु हो सकते हैं। और इसी के आधार पर अणुओं को कितने भागों में बांटा है? इसी के आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा है कि अणु में मौजूद जो परमाणु हैं वो एक ही तत्व के हैं या अलग अलग तत्व के हैं। इसी आधार पर अणुओं को दो भागों में बांटा है। ठीक है, पहला प्रकार है एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित अणु और दूसरा है भिन्न भिन्न तरह के परमाणुओं से निर्मित अणु, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम यौगिक भी कहते हैं। यानी अलग अलग तत्व के परमाणुओं से निर्मित जो अणु हैं उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? उसी को हम यौगिक कहते हैं। जैसे एक ही तत्व के परमाणु से निर्मित जो अणु हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन परमाणु है। फिर N2 सोडियम अणु में, नाइट्रोजन अणु में दोनों क्या है? नाइट्रोजन के अणु है। फिर O3 ओजोन में तीनों ऑक्सीजन परमाणु है। फिर सल्फर में 8 आपके क्या है? सल्फर के परमाणु है। फिर फास्फोरस में आपको 4 क्या है? फास्फोरस के परमाणु है। तो ये ऐसे अणु है जिनके सभी जो परमाणु हैं वो एक ही तरह से निर्मित है, यानी सभी परमाणु एक जैसे हैं। दूसरे हैं यौगिक, जिसके अंदर अलग अलग तत्वों के परमाणुओं ने भाग लिया है। जैसे H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु है। CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु है। NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन के परमाणु है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये क्या है? ये आपके यौगिक है। तो अणु को हमने दो भागों में बांटा, एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित अणु और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से निर्मित अणु। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं परमाणुकता। क्या है परमाणुकता? तो परमाणुकता का मतलब क्या है? किसी अणु की संरचना में, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या है उस संख्या को कहते हैं उस अणु की परमाणुकता। जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन के 3 परमाणु और क्या बन रहा है? ये बना रहा है ओजोन अणु। क्या है? ये आपका ओजोन अणु है। तो ओजोन अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के बच्चों 3 परमाणु है। कितने परमाणु है? 3 परमाणु। तो इस ओजोन अणु की जो परमाणुकता है वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 3। तो एक अणु की संरचना में कितने परमाणु यूज हो रहे हैं उस परमाणुओं की जो संख्या है उसी को कहते हैं उस अणु की परमाणुकता। जैसे कुछ अधातुओं की परमाणुकता, जैसे ऑर्गन, ऑर्गन कैसा है? एक परमाणु, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं? AG। ऑर्गन के लिए क्या लिखते हैं? ऑर्गन के लिए हम लिखते हैं AR, क्या लिखते हैं? AR। ऑर्गन के लिए क्या लिखते हैं? ऑर्गन के लिए बच्चों हम लिखते हैं AR। फिर दूसरा है बच्चों हीलियम, हीलियम के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? He। ये भी कैसा है? एक परमाणु। फिर बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसा है? द्विपरमाणु, हम क्या लिखते हैं? O2। फिर हाइड्रोजन कैसा है? द्विपरमाणु, हम क्या लिखते हैं? H2। फिर नाइट्रोजन कैसा है? द्विपरमाणु, N2। फिर क्लोरीन कैसा है? द्विपरमाणु, Cl2। इसी तरह फास्फोरस कैसा है? चतुपरमाणु, P4। सल्फर कैसा है? बहुपरमाणु, S8। ठीक है, इसी तरह कुछ धातुओं की परमाणुकता, जैसे सोडियम Na कैसा है? एक परमाणु। फिर आयरन Fe। फिर एल्यूमिनियम एक परमाणु आपका Al। फिर कॉपर एक परमाणु Cu। ठीक है, तो परमाणुकता क्या है? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की जो संख्या है वही कहलाती है उस अणु की परमाणुकता। आगे बढ़ते हैं,
आयन क्या होता है? तो बच्चों धातु और जो अधातु युक्त यौगिक है, कौन से यौगिक? जो धातु और अधातु युक्त है, जिसमें या तो धातु मौजूद है या अधातु मौजूद है, वो किससे बने होते हैं? ऐसे यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या बोल रहा है कि धातु और अधातु से युक्त जो यौगिक हैं वो किससे बने होते हैं? आवेशित कणों से। और इन आवेशित कणों को क्या कहते हैं? हम आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, एक आपके धन आवेशित और दूसरे आपके ऋण आवेशित। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक आपके धन आवेशित और दूसरे आपके ऋण आवेशित। ठीक है, तो जो ऋण आवेशित कण है उसे हम क्या कहते हैं? ऋणायन। और जो धन आवेशित कण है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धनायन। ठीक है बच्चों, अब ऋणायन का निर्माण कब होता है? जब कोई परमाणु या जो तत्व है वो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो किसका निर्माण होता है? ऋणायन का। और जब कोई तत्व क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है या त्याग करता है, तो किसका निर्माण होता है? तो बच्चों निर्माण होता है धनायन का। धनायन मतलब प्लस Ve और ऋणायन का मतलब है माइनस Ve। तो आयन को दो भागों में बांटा, एक ऋणायन और एक धनायन। जो ऋण आवेशित कण है उसको ऋणायन यानी नेगेटिव, ठीक है, और जो धन आवेशित कण है उसको धनायन। अब ऋणायन का निर्माण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो ऋणायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है तो धनायन बनता है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है NaCl का। तो यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है? अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। क्या कर रहा है? सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगा सोडियम प्लस Na प्लस। और कैल्शियम क्या कर रहा है? कैल्शियम आपका एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो क्या बनेगा? Cl माइनस। तो जब इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है तो क्या बनता है? आपका धनायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो क्या बनता है? आपका ऋणायन बनता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ आयनिक यौगिक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम आपकी धातु है और ऑक्सीजन आपकी अधातु है। जब कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों 5:2 के अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, 5:2 में, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, Ca यहाँ पर क्या है? ये 2 प्लस है और ये क्या है? 2 माइनस है। फिर NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, सोडियम धातु है और क्लोरीन आपकी अधातु है। जब ये दोनों 23 अनुपात 35.5 में मिलते हैं तो क्या बनता है? NaCl। फिर मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्या है? धातु है और सल्फर आपकी अधातु है, तो Mg2 प्लस और S2 माइनस। जब ये दोनों मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 में मिलते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है।